जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करके, मुझे टेलीग्राम में मैसेज करके कि सर आपने कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए थे, कौन से टीचर से पढ़े थे, कौन कौन से वीडियोस देखे थे, कौन सी बुक्स आपके पास थी, आपने स्पेशल टॉपिक्स कहाँ से पढ़े थे जिसकी वजह से आपके 360 रॉ मार्क्स आए थे और यूपीएससी 2021 में 10वीं रैंक आई थी। तो आज मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से कवर किए थे, कहाँ कहाँ से मैंने मॉक टेस्ट दिए थे। कुछ यूपीएससी के नोट्स मेरे पास अभी भी हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने नोट्स कैसे बनाए थे, किस लेवल तक जाके बनाए थे और आप लोग को क्या करना चाहिए ताकि आप लोग भी रैंक की तरफ चले जाएं, ताकि जब फाइनल मेरिट आए तो आपको सोचना न पड़े कि मेरा जो है नाम फाइनल मेरिट में आएगा कि नहीं आएगा। उससे पहले आप लोग को एक बात बता दूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप इस चैनल पर नए हो, क्योंकि देखो 300 तक का सफर तो आपको कोई भी टीचर, कोई भी गाइडेंस जो दे रहा है आपको, वो आपका पार करा देगा। लेकिन वो चीजें आपको क्या करनी है, कहां से करनी है, जिसकी वजह से आप 330 क्रॉस करोगे, 340 क्रॉस करोगे और जो है अपना सिलेक्शन पक्का कर लोगे। क्योंकि देखो आपको भी पता है कि इतना टाइम अब मिल गया है कि सब लोग जो है अपना जोर लगा देंगे। सब लोग को एक टारगेट मिल गया है कि 14 मार्च और 15 मार्च को पेपर है, लगभग 100 दिन बचे हुए हैं। तो देखो पढ़ने की कमी, मतलब पढ़ाई के सामान की कमी तो किसी के पास नहीं है, दुनिया भर की चीजें अवेलेबल है। तो पढ़ने वाला बच्चा जो है आपका कंपटीशन बढ़ा देगा। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप टॉपर बनने के लिए पढ़ो, ताकि अगर टॉपर नहीं बन पाए तो सिलेक्शन तो पक्का हो जाए। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो वाली चीज यहीं पे आपको मिलेगी। उसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मैंने मेरे ये सारे नोट्स जो मैं बता रहा हूँ यूपीएससी के टाइम पे, वो मैंने डाल रखे हैं। उसके बाद भी मैंने बहुत सारी चीजें आप लोग के लिए टाइप करके, जैसे वो आपके जो स्पेशल सारे महत्वपूर्ण जो कोर्ट केसेस है वो मैंने डाल रखा है, बीएनएस की पीडीएफ डाल रखी है, और भी बहुत सारे पीडीएफ है जो मैंने मेरे मूल विधि के नोट्स बनाए थे वो मैंने डाल रखे हैं। और भी बहुत सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो सकती है आपके लिए, जिससे आपका यूपीएससी में टाइम बच जाएगा, वो मैंने डाल रखा है। तो आप जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। और एक चीज और, कल से मैं उस पर स्पेशल टॉपिक्स के जो है डेली टारगेट डालूंगा कि आपको आज क्या करना है अपने डेली शेड्यूल के साथ साथ, ताकि जो है आपकी वो साइड वाली चीजें भी कवर होती चले और आपका जो है मॉक में इंप्रूवमेंट होते चला जाए। तो आप लोग उसके लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सब्जेक्ट वाइज अब शुरू करते हैं कि मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए थे। तो अगर हम लोग मैथ्स की बात करें तो मैथ्स की बेसिक मैंने अभिनंदन सर से कंप्लीट करी थी। अभिनंदन सर पहले एग्जामपुर पे ही पढ़ाते थे, तो उनसे मैंने मेरी मैथ्स की बेसिक कंप्लीट की थी। उन्हीं से सारा नोट्स जो है बनाया था, जो आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो। इसके बाद मैंने प्रैक्टिस के लिए मोहित सर, जो कि पहले एग्जामपुर पे पढ़ाते थे, इन्हीं के 40 क्वेश्चन की डेली जो प्रैक्टिस क्लास आती थी एग्जामपुर चैनल पे, उसी से मैं डेली प्रैक्टिस करता था। कुछ चैप्टर्स मैंने मोहित सर से पढ़े भी थे, जैसे सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, ठीक है, जो ये साइड वाली चीजें हैं जो कोर मैथ्स में नहीं आती हैं, उसको मैंने मोहित सर से पढ़ रखा था। इसके साथ साथ मैंने पीवाईक्यूज के लिए जो है एक घटना चक्र की बुक आती थी, जिसमें 2017 का पूरा कंपाइलेशन दिया हुआ था, जितने भी सेट हुए थे 2017 में, जितने भी शिफ्ट हुए थे। तो उसको भी मैं स्टार्टिंग से ही, अपने स्टार्टिंग की तैयारी से ही नोट करते, मतलब उसको पीवाईक्यूज को लगाते चलता था। उसके साथ जो भी मुझे यूट्यूब पे मोहित सर की क्लास में जो मुझे ऐसे सवाल लगते थे जो अच्छे लेवल के थे या फिर मेरे से नहीं बनते थे, उसके साथ साथ जो मैं पीवाईक्यूज में लगाता था, उसकी मैं एक मिसलेनियस कॉपी बनाते हुए चलता था। और यकीन मानिए यही मेरा जो है एक एक्स्ट्रा पॉइंट था दूसरों से लीड लेने का, क्योंकि जब आप अपनी गलतियों को नोट करते हो और उस पर काम करते हो, उसका रिवीजन करते हो, तो आप हमेशा जो है एक एज में रहते हो। तो यही मैं करता था। तो ऐसी मेरी 2-3 मिसलेनियस कॉपी तैयार हो गई थी। उसके साथ साथ मैंने फॉर्मूला कॉपी भी तैयार की थी। सारे नोट्स को एक साथ पलट के 8 से 10 पन्ने का फॉर्मूला कॉपी बना लिया था, जिसमें सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लिए थे। तो जब भी मॉक के पहले मुझे जरूरत पड़ती थी, मैं सीधे पूरे नोट्स रिवाइज करने के बजाय मैं फॉर्मूला देख लेता था, ताकि फॉर्मूला की वजह से मेरा कोई जो है सवाल गलत नहीं होता था। और यही तरीका मैंने टिल माई एग्जाम, जब तक मेरा एग्जाम नहीं हो गया, मैंने यही जो है इसी पे फोकस किया, अपना रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया। उसके बाद जो है मैंने मॉक टेस्ट दिया, और मैंने मैथ्स के लिए से ज्यादा कुछ भी नहीं किया। अगली बात कर लेते हैं हम लोग हिंदी के। तो देखो हिंदी मैंने एग्जामपुर के विवेक सर से पढ़ी थी। मैं बार बार एग्जामपुर मेरे मुंह से निकल रहा है, तो आप ये मत सोचो कि मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ। एग्जामपुर ही शायद हमारे टाइम पे एक ऐसा चैनल था जो प्रॉपर यूपीएससी के लिए पढ़ाता था, तो इसलिए उसका नाम ज्यादा आएगा, ऑब्वियस है। तो मैंने वहीं से जो है हिंदी विवेक सर से पढ़ी थी। वो जिस प्लेलिस्ट से मैंने पढ़ी थी वो मैंने आपको बता भी रखी है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर भी कर रखी है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वो कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप लोग जाके वहां से पढ़ सकते हो। वहां से मैंने प्रॉपर जो है ग्रामर का नोट्स बनाया। उसके साथ साथ वोकैब वाले पोर्शन के लिए जो है मैंने शुरू में तो ये जो आपकी आदित्य वाली बुक आती है, वो मैंने पीवाईक्यूज की जो बुक आती है आदित्य की, उससे मैंने प्रैक्टिस की। लेकिन फिर मुझे उसमें बहुत ज़्यादा एरर दिखने लगे, जिसकी वजह से जो है कई बार जो है मैं मॉक में क्वेश्चन गलत कर देता था, क्योंकि जब वहाँ पे एरर ही पढ़े हुए हो तो मॉक में गलत ही टिक करोगे।
तो फिर मैंने जो है दूसरी बुक परचेस करने की सोची। तो मैं ऐसे ही नेट पे सर्च कर रहा था, तो मुझे एक अरिहंत पब्लिकेशन की ओमकार नाथ की बुक दिखी थी, तो मैंने ऐसे रैंडमली उसको ऑर्डर कर दिया था क्योंकि वो सबसे सस्ती थी उस टाइम पे। तो मैं कहा यार, स्टडी जब हम लोग कर रहे होते तो पैसे होते नहीं है, तो हमारा पहला कंसर्न होता है कि सस्ती बुक चाहिए। तो मैंने ऑर्डर कर दिया था, लेकिन जब वो आई बुक, मैंने उसको देखी तो वो इतनी अच्छी बुक मुझे लगी। उसमें ग्रामर भी बहुत डिटेल में दे रखा है। चूंकि मैं ग्रामर पहले पढ़ चुका था तो मुझे ग्रामर से उतना लगाव नहीं हुआ उस बुक के, लेकिन उसमें जो वोकैब दे रखा है भाई, बहुत ही डिटेल में वोकैब दे रखा है। उसके बाद जो साहित्य वाला पोर्शन है इतना इलेबोरेट करके दिया हुआ है ना कि उसको अगर आप पढ़ लोगे, हालांकि है अच्छा खासा, उसको आप इतनी आसानी से नहीं कवर कर सकते। पूरा विधा वाइज सब कुछ अलग दिया है, सब कुछ मतलब विधा, कहानी, जो भी उपन्यास है उसके वाइज वो अलग दिया है, फिर जो है रचनाकार वाइज वो अलग दिया हुआ है, सब कुछ जो है डिटेल में, पत्र पत्रिकाएं, संपादक अलग दिया हुआ है, उसमें कौन किस काल का कवि है वो अलग दिया हुआ है, सब कुछ उसमें जो है कौन से कवि का कौन सा कथन है वो अलग दिया हुआ है, उसके बाद किस कवि का कौन शिष्य है, सब कुछ जो है अलग अलग करके दिया हुआ है। तो साहित्य बहुत ही डिटेल में दिया था और मैंने उसको पकड़ लिया, वहीं से मैंने वोकैब कंप्लीट किया, वहीं से मैंने साहित्य कंप्लीट किया। वो बुक मैं आपको स्क्रीन पर लगा भी दे रहा हूँ, यही वो बुक है, तो अगर आप चाहो तो इसको ले सकते हो। और उसके बाद मैंने वोकैब और साहित्य के लिए कहीं मैं नहीं गया, वहीं से मेरा कंप्लीट हो गया। हालांकि मुझे उस बुक को कई बार पढ़ना पड़ा, वो अलग बात है। उसके साथ साथ मैं एक चीज और करता था कि जो विवेक सर की डेली प्रैक्टिस क्लास आती थी, सुबह 10 बजे या 9 बजे आती थी, उसको मैं डेली अपने नाश्ता करते टाइम ईयरफोन लगा के देखता था और स्क्रीनशॉट ले लेता था। उसमें वो मिक्स क्वेश्चन, पूरे हिंदी के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते थे, ग्रामर की, वोकैब की, साहित्य की, सबकी। तो उसमें मेरा ओवरऑल रिवीजन डेली होता रहता था बिना मेहनत के, और मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था जो मुझे नया क्वेश्चन मिलता था और मैं उसको अपने मिसलेनियस कॉपी में नोट कर लेता था। मिसलेनियस कॉपी में मैं उन क्वेश्चंस को भी नोट करता था जो मुझे मॉक टेस्ट देते टाइम नहीं मिलते थे, या ग्रामर के, या वोकैब के, या फिर साहित्य के। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि यही मेरा प्लस पॉइंट है कि मैं हर सब्जेक्ट के लिए मिसलेनियस कॉपी तैयार करता हूँ। और इसकी खासियत ये है कि जब आप अपनी गलती पे काम करते हो, अपनी गलती दोबारा नहीं रिपीट करते हो, तो फिर आपका इंप्रूवमेंट होता चला जाता है। क्योंकि देखो, जो क्वेश्चन हमें आ रहा होता है वो तो हमें आ ही रहा होता है, लेकिन जो हमें नहीं आता है, अगर हम उसको स्किप करते हुए या फिर नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं तो फिर हमारा कभी इंप्रूवमेंट नहीं होता। इसलिए मैं आपको भी कहूंगा कि अपने गलतियों पे काम करो। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के। तो देखिए, रीजनिंग में मैंने ऐसा कुछ अलग नहीं किया। मुझे बहुत टीचर भी नहीं याद है कि मैंने कौन कौन से टीचर से रीजनिंग पढ़ी थी। मुझे क्लॉक, कैलेंडर, 2-3 टॉपिक्स जिसमें नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती है, उसमें मुझे यूट्यूब पे जो भी टीचर दिखा, मतलब जो भी टीचर का वीडियो ज्यादा व्यूज वाले देखे, मैंने उसको देख लिए थे और उसको नोट्स बना लिए थे। और शुरू से ही मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट पे डिपेंड था। टेक्स्ट बुक में मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट दे दिया करता था। उसके साथ साथ मेरे पास कई सारी ऑफलाइन बुक भी थी, प्रैक्टिस बुक, तो मैं उससे भी जो है डेली रीजनिंग का प्रैक्टिस देता ही देता था, ताकि वो क्वेश्चन का फ्लो बना रहे और लॉजिक जो है बिल्डअप होती रहे। उसके साथ साथ जैसे यूपीएससी में 2-3 टॉपिक्स अलग आते थे जो मैंने कभी नहीं पढ़ रखे थे, जैसे कि स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हो गए, मशीन इनपुट आउटपुट वाले। तो उसके लिए मैंने एक एग्जामपुर पे ही संदीप सर थे, उनका लॉजिक अच्छा था। हालांकि बहुत धीरे पढ़ाते थे, बहुत धीरे बोलते थे, लेकिन उनका लॉजिक अच्छा था, तो उससे मैंने उन सब टॉपिक्स को कवर किया। उसके बाद बेसिकली मैं पूरा श्रेय रीजनिंग का प्रैक्टिस को ही देता हूँ। जितना मैं प्रैक्टिस करता गया मेरी रीजनिंग बिल्डअप होती गई। फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी सही होते गए, जो है मशीन इनपुट आउटपुट भी क्वेश्चन वो बनते गए मेरे से। तो हाँ, रीजनिंग के लिए मैंने ये चीज़ किया। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दो। हाँ, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आपको ट्रिक समझना पड़ेगा, जैसे स्टेटमेंट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें आपने समझना पड़ेगा कि कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के उन टाइप के क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है। या फिर क्लॉक है, कैलेंडर है, इनका आपको ट्रिक्स पता होगा, जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर है, इनका आपको ट्रिक्स पता होगा, तभी आप इनके क्वेश्चंस कर पाओगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखो। बाकी जो है डेली एक सेक्शनल मॉक टेस्ट दो, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि आपका जो है लॉजिक बिल्डअप होता रहे। हिंदी में मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि जो एक्स्ट्रा पुरस्कार थे, जैसे व्यास हो गया, सरस्वती हो गया, इंदु शर्मा हो गया, देव पुरस्कार हो गया, आपका ज्ञानपीठ हो गया, साहित्य अकादमी हो गया, या फिर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार हो गया, ये मुझे जहां भी एक क्वेश्चन दिख गया, जैसे मुझे मेरे शिफ्ट में, मेरे जो मैं मॉक दे रहा हूँ उसमें मुझे दिख गया कि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार का सवाल आया हुआ है, मैं तुरंत जाता था इंटरनेट पे, उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके अपने मिसलेनियस कॉपी में नोट कर लेता था, उसको मैं पढ़ता रहता था बार बार। क्योंकि मेरा एक साफ साफ इंटेंशन था कि मुझे एक भी सिंगल सवाल छोड़ के नहीं जाना है, कोई एक सिंगल टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है। और मैंने इसकी पीडीएफ कई सारे, जैसे सोवियत लैंड नेहरू का हो गया, व्यास का हो गया, सरस्वती का हो गया, ज्ञानपीठ का हो गया, साहित्य अकादमी का हो गया, इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। तो आप जहाँ से जाके वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसका पीडीएफ निकलवा के उसको पढ़ सकते हैं। तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान दो कि मेरा माइंडसेट हमेशा ये रहता था कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाना है। क्योंकि अगर आपको टॉपर बनना है, देखो मेरा इंटेंशन उस समय ये नहीं था कि मुझे टॉपर ही बनना है, लेकिन मेरा इंटेंशन ये था कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ के जाऊंगा।
क्योंकि वो मेरे अगेंस्ट साबित हो सकती है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन कर लेता हूं जो दूसरा आदमी नहीं कर पाता, तो वहां मैं उससे लीड ले लूंगा, और यही सिलेक्शन का मूल मंत्र होता है। इसीलिए कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाओ। और मैं हिंदी की नहीं बात कर रहा हूँ, मुझे ग्रामर में, जीके में, मैथ्स में, रीजनिंग में कुछ भी एक्स्ट्रा एक भी सवाल, जैसे मैं 10 मॉक दे रहा हूँ, 10 में एक भी मॉक में मुझे कोई नया टॉपिक मिल गया, मैं उस पर भी काम करता था, उस पर भी ध्यान देता था, और प्रॉपर जहां से भी मिलता था मुझे, गूगल से, यूट्यूब से, जहां से भी, उसको सर्च करके पढ़ के मैं अपने नोट्स में नोट कर लेता था। अगली बात कर लेते हैं हम लोग पॉलिटी की। तो देखो, पॉलिटी मुझे पहले से पता थी कि अगर मुझे जीके पे कमांड करना है, यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है, तो पॉलिटी पे मुझे कमांड करना पड़ेगा, क्योंकि 15 से 16 क्वेश्चन केवल पॉलिटी के आते हैं। तो देखो, एक करुणा मैम है, उनसे मैंने पॉलिटी पढ़ी थी, उनके लगभग मैंने 120 से 130 लेक्चर देखे थे कंप्लीट पॉलिटी के लिए। उसमें बीच बीच में जब कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता था तो उसके क्वेश्चन भी कराती थी, और उसमें यूपीएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के थे, वो इंक्लूडिंग यूपीपीसीएस क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस्ड होते थे, जो यूपीएससी में आते हैं, तो वो मैम कराती थी। तो उससे जो है वो बहुत ही हेल्पफुल था, पॉलिटी बहुत डीप में मेरी तैयार होती गई। उसके साथ साथ एग्जाम्पल पे एक नितिन सर थे जो पॉलिटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास लेके आते थे, तो वो मैंने ज्वाइन कर रखा था। मैं लेटे लेटे जब भी मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, या फिर मैं ऐसे ही थोड़ा सा मेरा मूड घूम गया, पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो गया, फिर खा रहा हूँ, तो उस टाइम मैं बैठे बैठे लेटे लेटे उस क्लास को ले लेता था, स्क्रीनशॉट ले लेता था जो भी नया क्वेश्चन मिलता था। और मैंने जो नोट्स बनाया था ना करुणा मैम का, उसी पे मैं उसी आर्टिकल के नीचे घुमा फिरा के छोटा बड़ा लिखते जाता था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर एक ही कॉपी में सारा कुछ रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसी वजह से इस कॉपी में इतनी ओवर राइटिंग है, अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो शायद मेरे अलावा इसको कोई पढ़ नहीं पाएगा। इसका एक ही रीजन है ओवर राइटिंग का, कि मुझे बाद में जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन मिलते गए, नए क्वेश्चन सेम आर्टिकल के, मैं उसी आर्टिकल में कहीं दाएं बाएं चिपका के छोटा बड़ा लिखता चला गया, और फिर पॉलिटी पे मेरी बहुत ही अच्छी कमांड हो गई थी। तो पॉलिटी के लिए मैंने ये किया था। एक और चीज जो मैं बार बार कह रहा हूँ, मिसलेनियस कॉपी, तो मैंने पॉलिटी की भी मिसलेनियस कॉपी बना रखी थी। ये है वो पॉलिटी की मिसलेनियस कॉपी। अगर ये देखोगे तो आप, इतनी मोटी मैंने पॉलिटी की मिसलेनियस कॉपी बना रखी थी। इसमें मैं जो मेरे मॉक में गलत क्वेश्चन होते थे, या फिर मॉक में जो मुझे नए क्वेश्चन मिलते थे, क्योंकि देखो संविधान बहुत बड़ा है, आर्टिकल में हम केवल 1-2 लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद उसी आर्टिकल में डीप में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो हमें कोई टीचर नहीं पढ़ाता, या फिर हम बुक से नहीं निकाल पाते हैं। तो जब हम मॉक देते हैं तो हमें नया क्वेश्चन मिलता है, जैसे कमिटीज हो गई, व्हिप हो गया, सचेतक हो गया, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है। जैसे कितने प्रस्तावक होने चाहिए, कितने अनुमोदक होने चाहिए राष्ट्रपति के, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। तो उसके लिए जो भी मैं मॉक देता था, उसमें जो भी नया क्वेश्चन मिलता था, उसके लिए मैं मिसलेनियस कॉपी बना रखा था, और यही मेरा हमेशा लीड लेने का एक तरीका था, मिसलेनियस कॉपी। मैं अपनी गलती पे बहुत काम किया हूं। तो हाँ, आप भी हर सब्जेक्ट की एक मिसलेनियस कॉपी बना के चलो। जब भी आप मॉक देते हो, जो भी नया क्वेश्चन मिलता है, जो भी गलत होता है, उसके लिए कॉपी बना के रखो, और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते। में एक और चीज थी जिसको मैंने कई बार पढ़ा था, वो था शेड्यूल 7 का जो लिस्ट है, जो जिसमें सेंट्रल के सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट के सब्जेक्ट हैं, और कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। उसको मैंने कई बार पढ़ा था, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, और मॉक में भी आते थे कि जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ये किस लिस्ट से परटेंस करता है। तो जो सेंटर और स्टेट और कंकरेंट लिस्ट थी, उसको मैंने डाउनलोड कर लिया था। उसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। इसको मैंने कई बार पढ़ा था, और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आए भी थे। अगली बात कर लेते हैं मूल विधि की। तो देखो, मूल विधि के लिए मेरे पास घटना चक्र की एक बुक थी। उसके बाद मैं जिस भी एक्ट को पढ़ने बैठता था, उसके पीवाईक्यूज लगाने बैठता था, तो मैं उसी पर्टिकुलर एक्ट की विवेक सर की जो है वीडियोस खोल लेता था, ताकि वो थोड़ा सा लैंग्वेज इजी हो जाए, और मुझे इजीली जो है अंडरस्टैंड हो जाए वो चीज़। और उसी भी यहाँ पे फिर मैंने अपना एक नोट्स भी बनाया प्रॉपर, जो कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो। और ये मेरे नोट्स जो हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, मैंने वहाँ वो डाल रखा है। मैंने ये बनाया पर्टिकुलर, जो है मेरे टाइम पे आईपीसी आती थी, सीआरपीसी मतलब आई थी, और जो अदर एक्ट्स थे, जो अदर छोटे मोटे एक्ट्स हैं, तो उसकी मैंने प्रॉपर कॉपी बनाई थी। और इसी को मैं कई बार 50 से 60 बार कहूँ तो कम नहीं होगा, इतना पढ़ा था। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरे जो शिफ्ट थी 2 दिसंबर की लास्ट शिफ्ट, जिसमें मेरा एग्जाम था, उसमें जो है आयकर अधिनियम के 2 सवाल आए थे। और आयकर अधिनियम कोई नहीं पढ़ता था, लेकिन मैंने आयकर अधिनियम भी पढ़ के गया था, जिसकी वजह से वो मेरे दोनों क्वेश्चन सही थे। और यही एक कारण था कि मेरे जीके में 40 में से 31 क्वेश्चन सही हुए थे। और मेरा जो शिफ्ट था उसमें पेपर ईजी आया था। लोगों का नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन हुआ था, लेकिन मेरा पॉजिटिव नॉर्मलाइजेशन हुआ था। मेरे रॉ मार्क्स थे 360, लेकिन मेरा नॉर्मलाइज मार्क्स था 365, जस्ट बिकॉज कि मैंने जीके में बहुत अच्छा स्कोर किया था, और मेरे शिफ्ट की जीके हार्ड आई थी। तो मैंने जीके पे बहुत काम किया था, मूल विधि पॉलिटी पे बहुत काम किया था। तो ये था मेरे मूल विधि पढ़ने का। करंट अफेयर की बात करें तो मैंने करंट अफेयर के लिए केवल स्पीडी को पढ़ा था। 7 से 8 महीने की मैंने लगातार जो है ये मंथली कंपाइलेशन स्पीडी की आती है, तो हर महीने मैं ले लेता था, और उसी को मैं डेली 45 मिनट 50 मिनट देता था।
करंट अफेयर के लिए मैंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैं करंट अफेयर को एक तरह से कहो तो चाट गया था स्पीडी को, और इसी से मेरे क्वेश्चंस फंस भी जाते थे और मेन एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं जीके वाली पोर्शन के लिए, जिसमें ज़्यादातर बच्चे परेशान रहते हैं कि सर जीके पे कमांड नहीं हो रही है, जीके पे कमांड नहीं हो रही है, 40 में से 19-20 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी एक बुक को पकड़ लो। जैसे मैंने पूरे यूपीएससी के लिए केवल लूसेंट को पढ़ा, और लूसेंट को मैं कितनी बार पढ़ा होऊंगा आप इस पेज को देख के अंदाजा लगा सकते हो। भी मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। और ये केवल एक पेज नहीं है, आप कहीं भी देख लो, पूरी मेरी कॉपी देख लो, मतलब पूरी बुक देख लो, ठीक है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने इस लूसेंट की बुक को कितनी बार पढ़ा है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि लिमिटेड रिसोर्स मल्टीपल रिवीजन। तो मैंने लूसेंट को ही फॉलो किया। हाँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मुझे हर एक टॉपिक लूसेंट से समझ ही आ गया। उसके लिए मैंने यूट्यूब के लेक्चर्स भी लिए, मुझे जरूरत पड़ा तो मैंने हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, स्टैटिक जीके के मैराथन भी लिए। लेकिन वो चीज़ करने के बाद, वो चीज़ मैं अपने नोट्स में नोट करने के बाद, मैं जो डेली रीडिंग करता था वो मैं लूसेंट की करता था। और डेली रीडिंग ही होती है जिसकी वजह से आपका जो है नॉलेज जीके का बढ़ते जाता है। तो मैंने जीके के लिए केवल यही चीज़ किया। उसके साथ साथ जीके में जैसे जो स्पेशल टॉपिक जैसे एफडीआई हो गया, टैक्सेशन वाला हो गया, या फिर जो भी हो गया, एक मैंने लिख रखा है जो कमिटीज आते थे, कमिटी के क्वेश्चन आते थे कि फलाना समिति किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो चीज़ मुझे नहीं मिलता था बुक में और मुझे मॉक में वो देखने को मिल गया उसके क्वेश्चन, तो मैं कहीं से भी गूगल से सर्च करता था या फिर यूट्यूब पे मैं सर्च करता था, कहीं ना कहीं से सर्च करके मैं वो चीज़ पीडीएफ में या फिर डायरेक्ट गूगल से ही नोट करके मैं अपने कॉपी में लिख लेता था और उसको बार बार रिवाइज करते रहता था। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा धैर्य रखें। जीके 10 से 15 दिन 20 दिन में तैयार होने वाला सब्जेक्ट नहीं है। शुरू में आप कोई भी बुक आपके पास हो तो आप पहले जो भी टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हो उसका जो है मैराथन वीडियोस देख लो, मैराथन वीडियो नहीं तो पार्ट वाइज वीडियो देख लो, और एक छोटी सी नोट्स की कॉपी बना लो, वहाँ पे उसको नोट कर लो। लेकिन डेली बेसिस पे आपके पास जो भी बुक है उसकी 1 से 1.5 घंटे जो है रीडिंग करो, टॉपिक वाइज, टॉपिक डिसाइड करके कि आज मैं हिस्ट्री को इस टॉपिक को पढ़ूंगा तो मैं इसको खत्म कर दूंगा, और यही आप टिल योर एग्जाम करो। उसके साथ साथ जब मैं आगे अभी आपको बताऊंगा कि मॉक में आपको क्या करना है, तो थोड़ा सा मैं उसका ग्लिम्स आपको अभी दे देता हूं। जब आपका कोई क्वेश्चन मॉक में किसी टॉपिक गलत होता है तो आप उसको तुरंत जाके उस दिन जो है रिवाइज कर लो। उसके लिए आप जो है जनरल जीके रिवीजन वाला या फिर जनरल जो अपनी बुक की रीडिंग कर रही हो उसके लिए डिपेंड मत रहो, क्योंकि फिर आप शायद भूल जाओगे, या फिर आपका जियोग्राफी क्वेश्चन गलत हुआ, आप जो है अभी जनरल रीडिंग जो डेली बेसिस पे कर रहे हो वो हिस्ट्री की कर रहे हो, तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि जब आपकी कोई मॉक में गलती हो तो उसको जाके आप तुरंत रीडिंग कर लो, उसको रिवाइज कर लो। लेकिन हाँ, डेली बेसिस पे एक जनरल रिवीजन जो है जीके वाली आपके पास जो भी बुक है उससे आप 1 से 1.5 घंटे रीडिंग बेसिस पे करते हैं। मिसलेनियस कॉपी की बात बताई, वो मैंने जीके के लिए भी फॉलो की थी। जो ऐसे टॉपिक्स थे जो यूपीएससी में मुझे पीवाईक्यूज में बार बार देखने को मिलते थे, उसके क्वेश्चंस अगर मुझे किसी भी मॉक में मिलते थे तो मैं तुरंत अपने मिसलेनियस कॉपी में नोट कर लेता था, खास करके पॉलिटी के, एफडीआई के, टैक्सेशन के, कमिटीज के, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके इकट्ठे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन कभी ना कभी ये मॉक टेस्ट में देखने को मिल जाते हैं। तो उसके क्वेश्चंस मैं रैंडमली नोट कर लेता था और उसको टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहे। अगली बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट की। तो देखो, स्टार्टिंग में मैंने टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट देना शुरू किया ऑनलाइन, और उसके साथ साथ मार्केट में जैसे यूथ हो गई, घटना चक्र हो गई, किरण हो गई, या फिर मुझे जो भी उस टाइम पे मिल जाती थी मैं उठा लाता था और मैं उसका जो है प्रैक्टिस सेट देता रहता था और अपनी मिसलेनियस कॉपी तैयार करता रहता था। बाद में जो है आरडब्ल्यू पे अंकित सर ने जो है मॉक टेस्ट लेना शुरू कर दिया था, वीकली मॉक टेस्ट, और जब से वो मैंने देना शुरू किया वो अच्छे लेवल का होता था और वहाँ होड़ लगी रहती थी कि टॉप 10 में कौन आएगा, क्योंकि फिर उनका नाम सर अपने एनालिसिस वाले वीडियो में जो है यूट्यूब पे लेते थे। तो मुझे आज तक याद है कि 5 सितंबर 2021 वाले पेपर में, जो वीकली पेपर हुआ था आरडब्ल्यू पे, उसमें मेरी पहली रैंक आई थी। सर जो है, जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते थे लगातार 3-4 मॉक में वो अपना स्कोर मांगते थे कि जैसे वो एक फिक्स लिमिट सेट कर देते थे कि 300 के ऊपर कोई लाएगा या फिर 320 के ऊपर लगातार 3 मॉक में लाएगा तो उसको वो टैलेंट ग्रुप में जोड़ देंगे। तो ऐसे उन्होंने व्हाट्सएप पे एक टैलेंट ग्रुप बना रखा था, उसमें मैं बहुत पहले ही जुड़ गया था। तो हाँ, ये मॉक का मेरा ये सिलसिला था कि मैं टेक्स्ट बुक पे देता था। अगर मैं नंबर की बात करूँ तो टेक्स्ट बुक पे मेरे 350 प्लस ही रहते थे। मैंने टेक्स्ट बुक पे 370, 375, 380 भी टच किया है। फ्रेश मॉक की बात कर रहा हूँ। पीवाईक्यूज के लिए तो पीवाईक्यूज तो ये सीन था कि मुझे आंसर एज इट इज याद हो गया था, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड पीवाईक्यूज हैं यूपीएससी के। तो हाँ, मेरे लगभग 360, 370 नंबर एवरेज नंबर टेक्स्ट बुक को, लास्ट समय की बात कर रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। और मैं आरडब्ल्यू की बात करूँ तो 330, 340 रहते थे और इतने पे टॉप 10 हम लोग आ जाते थे। अब का उनका लेवल मुझे नहीं पता, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि लेवल काफ़ी कम कर दिया है, ठीक है, लेकिन तब का लेवल बहुत ज़्यादा रहता था। 290, 300 लाने में भी बच्चों का जोर हो जाता था। तो हाँ, मॉक टेस्ट मैंने आरडब्ल्यू पे दिए हैं, वीकली टेस्ट।
उसके बाद उन्होंने एग्जाम जब आया था तो 15 मॉक टेस्ट हम लोग को फ्री दे दिया था जो टैलेंट ग्रुप में थे, तो वो मैंने लगाए। उसके बाद टेक्स्ट बुक पे जो लाइव टेस्ट आता था या फिर जो टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट पड़े थे वो मैंने लगाए। उसके बाद मैंने बहुत सारे ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाए हैं। बाद में एग्जामपुर ने भी अपना एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट जो है बनाया था मार्केट में, उसको भेजा था, तो वो भी मैंने खरीद के वो भी लगाया है। तो मॉक टेस्ट में मेरा ये सीन था, मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाया और उसी को मैं जो है फाइनल टचअप के लिए मैं उसी को क्रेडिट देता हूँ, जिसकी वजह से मेरी रैंक आई और मेरे 360 नंबर आए। हम लोग इन सारी चीज़ों को कंक्लूड कर लेते हैं। तो पूरा मेरे इन चीज़ों को बताने का मतलब इतना ही था, आप लोग को ये सारी चीज़ें दिखाने का मतलब इतना ही था कि बहुत ज़्यादा बुक्स रखने से, बहुत ज़्यादा टीचर्स को फॉलो करने से, बहुत ज़्यादा इधर उधर दौड़ने से, परेशान होने से, डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा। आप जो है लिमिटेड रिसोर्स को फॉलो करो, मल्टीपल रिवीजन करो। आपने अभी तक जितने भी नोट्स बना रखे हैं, जहाँ से भी नोट्स बना रखे हैं, उन्हीं का रिवीजन करो। उसके बाद मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का बैलेंस रख के चलो। लास्ट में जब 1 महीना बचेगा तो ऑफलाइन पे शिफ्ट हो जाना, और जो भी साइड की चीज़ें हैं जो आपने नहीं पढ़ रखी हैं उन पे काम करो, वही आपका जो है मार्क्स बढ़ाएंगे। और जब आप मॉक एनालिसिस करोगे, जो चीज़ें आपकी गलत हो रही हैं, जब आप उन पे काम करोगे तभी आपके मॉक में नंबर इंप्रूव होंगे। और यकीन मानो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसलिए जितने मार्क्स अपने बढ़ा सकते हो उतने बढ़ाओ। आप ये सोच के कि कोई कह दे कि 320 कटअप जाएगा या फिर पिछली बार इतना गया था तो उस पर स्टिक, मतलब उस पर रिलैक्स मत हो जाना। जितना बढ़ा सकते हो भाई उतना बढ़ाओ और टॉपर बनने की कोशिश करो, क्योंकि टॉपर बनोगे तो अपने बैच में पहले प्रमोशन पा जाओगे, पहले इंस्पेक्टर बन जाओगे। और कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो कि अभी नए एस्पिरेंट, मतलब जो लोग अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि कुछ सोए हुए लोग हमेशा रहते हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि सर अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमारे लिए कुछ बता दो। तो आपके लिए देखो एक ही चीज़ बताऊंगा, अगर आप लोग कमेंट में मतलब मेरे से कहोगे तो मैं आपके लिए 100 डेज का प्लान भी बना दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो बहुत आगे आ गया है। तो आप लोग के पास सोचने का, समझने का, अपने आप को उस सिचुएशन में ले जाने का, मतलब अपना माइंड मेकअप करने का यूपीएससी के लिए उतना टाइम नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई पेड कोर्स ले सकते हो, किसी का भी, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, तो आप उसका पेड कोर्स ले लेना, ताकि आपको सोचना ना पड़े कि क्या सिलेबस है, किस सब्जेक्ट को कितने घंटे देने हैं, एग्जाम तक वो कैसे मैनेज होगा, क्या टाइम टेबल रखना है। आपको केवल एक टेंशन रहे कि मुझे ये वीडियोज हैं दिन में आ रहे हैं तो मुझे पढ़ने हैं, चाहे लाइव पढ़ने हैं चाहे रिकॉर्डेड पढ़ने हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पेड कोर्स ले लेना, और जिसका लेना उसी को कंप्लीटली फॉलो करना, किसी अच्छे टीचर का ले लेना। मैं नाम लूंगा तो आपको लगेगा कि मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूं, तो नहीं, आपको जो भी अच्छा लगेगा आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, आप उसका पेड कोर्स ले लो अगर आप नए हो, और उसी को स्टिक करो टिल योर फाइनल एग्जाम। बहुत लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि सर हम लोग प्रैक्टिस सेट कौन सी ले, यूपीएससी के लिए स्टडी बुक कौन सी ले। तो देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो नए पब्लिकेशंस हैं उनकी बुक प्रीफर किया करो। जैसे कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक आती है, इसके प्रैक्टिस सेट आते हैं, इसकी स्टडी बुक आती है, इसको आप प्रीफर कर सकते हो, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो। इसको मैंने अपने जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड भी कर दिया है, इसको जाके आप परचेज भी कर सकते हो। इसका फायदा मैं आपको बताता हूँ नए पब्लिकेशन की। देखो क्या होता है कि इनको एग्जिस्टिंग जो पब्लिकेशंस होती है उनसे कंपटीशन करना होता है, तो उसके लिए ये अपने बुक को कॉस्ट इफेक्टिव ही रखते हैं, उसके जो प्रिंटिंग है अच्छा रखते हैं, कलर प्रिंटिंग रखते हैं, पेज अच्छा इस्तेमाल करते हैं, जो सोल्यूशंस होते हैं उसको बहुत ही एलोबरेटेड और एआई तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको एग्जिस्टिंग जो मार्केट है उसमें जो है कम्पीट करना होता है, तो ये अपने बुक पे बहुत काम करते हैं। तो आप इसको जो है ले सकते हो। बाकी आप लोगों को ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग कमेंट में कमेंट करोगे तो मैं आप लोग के लिए फिर से 100 डे का स्टडी प्लान बता दूंगा। और बार बार आपसे कह रहा हूँ कि कुछ भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि आपसे एग्जाम्स में कुछ सिली मिस्टेक्स तो होंगे। तो अगर आपसे सिली मिस्टेक्स हुआ तो आपके पास इतना एज होना चाहिए कि आप जो है फाइनल मेरिट में आ सकें। तो वो एज कैसे आएगा? ऐसे क्वेश्चंस को करके एज आएगा जो क्वेश्चंस नॉर्मल बच्चे या फिर एवब एवरेज बच्चे नहीं करते हैं। उसके लिए आप जो जो चीज़ें मैंने बताई उसको फॉलो करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ से जुड़े रहना, बहुत ही काम आने वाला है आपके चैनल। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना। कल से मैं उस पर जो है टारगेट दूंगा आप लोग को स्पेशल टॉपिक्स की, और उसकी पीडीएफ भी बना के दूंगा, और कुछ चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को शेयर भी कर देना उन लोगों के साथ जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं।